अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन द नॉवल मिसेस डैलोवे। मिसेस डैलोवे की प्लॉट समरी ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो इस वीडियो में हम डील करेंगे इसके थीम से कि नॉवल में मेजर क्या-क्या फ़ील्ड्स, क्या-क्या एरियाज़ को कवर किया गया है, वो उसकी थीम्स होते हैं। सबसे पहला है सोसाइटी एंड क्लास, यानी कि इस नॉवल के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ से डील किया गया है और सोसाइटी बनी क्यों थी, तो मैंने ये पॉइंट वाइज़ लिखा है, ठीक है? तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ये जो सोसाइटीज़ बनी थी ये वर्ल्ड वॉर वन की बाद जाके बनी थी। इससे पहले एज़ सच सोसाइटीज़ में इतनी डिवीज़न नहीं थी, लाइक अपर क्लास हो गई, मिडल हो गई, लोअर हो गई। तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने खुद को सोसाइटीज़ में डिवाइड कर लिया था एक तरह से। और जो क्लैरिसा की पार्टी हमें नज़र आती है वो शो करती है अपर क्लास सोसाइटी को। बल्कि अपर क्लास जो है वो सोसाइटी के अंदर जो क्लास इस तरह की बनी हुई है, क्लैरिसा की पार्टी वो शो करती है। वैसे भी इस तरह की जो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट और फ़िज़ूल खर्ची करने वाली पार्टीज़ होती हैं, ये अपर क्लास में ही पाई जाती हैं या एलीट क्लास। तो ये पार्टीज़ जो हैं उनको शो करती हैं। फिर इस नॉवल के अंदर 2 कैरेक्टर्स थे, एली हेंडरसन और मिस किलमैन, जो कि लोअर क्लास या पुअर सोसाइटी का जो तबका है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अब एली हेंडरसन कौन थी? एक पुअर कज़न क्लैरिसा की, जिनको उसने पार्टी में इनवाइट किया था और बाकायदा तौर पे नॉवल में मेंशन किया गया है कि वो पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और पुअर है। तो इट मीन्स कि सोसाइटी पे कुछ काफ़ी एम्फेसिस करने की ज़रूरत थी वहाँ पे। मिस किलमैन कौन थी? क्लैरिसा की बेटी एलिज़ाबेथ की हिस्ट्री टीचर, जिनका कि स्पेशली मेंशन किया गया था कि वो अट्रैक्टिव नहीं थी, वो पुअर थी और वो एक ही सिंपल रबर कोट पहने रखती थी हमेशा। ठीक है, आगे जो है पीटर के बारे में बताया गया है कि पीटर जो है वो क्लारिसा को क्या कहता है? स्नॉबिश या स्नॉब। स्नॉबिश या स्नॉब का क्या मतलब है? वो लोग जो अपनी किसी भी चीज़ को लेके एक्स्ट्रा प्राउड फ़ील करते हैं, वो लोगों को शो ऑफ कराते हैं उससे रिलेटेड। तो क्लारिसा को पीटर एक स्नॉब समझता है कि वो पार्टीज़ के थ्रू जो है वो सिर्फ़ शो ऑफ करती है अपनी वेल्थ का और अपने इस एलीट लाइफ़स्टाइल का। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी, यानी कि इंसान जो हैं वो दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहते हैं, तो इसलिए इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। वो चाहते हैं कि दूसरे से कम्युनिकेट भी करें, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हम प्राइवेट लाइफ भी अपनी मेंटेन करें, एक प्राइवेसी होनी चाहिए, हमारी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। सो इन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होता है यूजुअली, और नॉवल के अंदर भी दिखाया गया है। क्लैरिसा जो है वो पार्टीज़ थ्रो करती है फॉर सोशलाइजेशन। वो चाहती है कि लोगों में कम्युनिकेशन गैप ना रहे, लोग एक दूसरे से मिले जुलें, बातचीत करें, लेकिन साथ ही साथ वो पार्टी छोड़ के भी बीच में चली जाती है फॉर हर प्राइवेट स्पेस, फॉर हर प्राइवेसी। वो अलग चली जाती है, टेरेस में जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि तब उसको सोशलाइजेशन नहीं चाहिए होती, उसको अब प्राइवेसी चाहिए। तो इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है रियल लाइफ में भी। पीटर इसी एक कॉन्फ्लिक्ट को, इसी कम्युनिकेशन और प्राइवेसी के बीच के रिलेशनशिप को कंपेयर करने के लिए ह्यूमन सोल की एग्जांपल देता है, उसको कंपेयर करता है फ़िश के साथ। फ़िश की स्विमिंग के साथ। वो कहता है कि जैसे फ़िश डीप वाटर्स में स्विम करती है, फिर अचानक पानी की सतह पे आती है, फिर वापस जाती है नीचे। तो इसी तरह से ह्यूमन सोल भी एक तरह से स्विमिंग कर रही है डीप वाटर्स में, और वो डीप वाटर्स उसके अपने मेंटल थिंकिंग्स हैं, उसकी अपनी पर्सनल स्पेस है। फिर जब उसने कोई गॉसिप करनी होती है, जब उसने लोगों के साथ कोई बात शेयर करनी होती है, तो वो सर्फेस पे आती है ह्यूमन सोल, और फिर वहाँ पे वो गॉसिपिंग करती है और बातें वगैरह शेयर करती है। तो ये उसने एग्जांपल दी थी इस चीज़ को समझाने के लिए नॉवल के अंदर। फिर ये चीज़ भी इफ़ेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इसके ऊपर भी था, क्या कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोग एक दूसरे से ज़्यादा शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लगता था, क्योंकि उनके अंदर एक फ़ियर आ गया था, ठीक है? उनके अंदर फ़ियर आ चुका था, अब वो ज़्यादातर प्राइवेट लाइफ़ में जा रहे थे। इसकी एग्ज़ाम्पल हम सेप्टेमस से ले सकते हैं कि सेप्टेमस जो है वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा था, इवन अपनी वाइफ़ के साथ भी ज़्यादातर शेयर नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था वो उसको समझ ही नहीं पाएगी। जबकि वो अंदर ही अंदर उसको समझ पा रही थी, लेकिन वो भी इस चीज़ का खुल के इज़हार अपने हस्बैंड से नहीं कर रही थी सेप्टेमस से कि मैं आपकी फीलिंग्स बात समझ रही हूँ सारी की सारी। अगर वो इसकी इज़हार कर देती तो शायद सेप्टेमस जो है वो सुसाइड ना करता। उसको पता होता कि मेरे पास कोई तो है जो मुझे समझता है, लेकिन उसको नहीं पता था ये बात कि उसकी वाइफ़ उसकी इनर फीलिंग समझती है, क्योंकि वो बात खुल के कहती नहीं थी। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है, और ऐसा ही कम्युनिकेशन गैप रिचर्ड और क्लैरिसा के बीच भी है कि रिचर्ड सोचता तो है कि मैंने उसको जाके अपनी फीलिंग्स का इज़हार करना है, इतना अरसा हो गया, मैंने उसको कभी आई लव यू के 3 लफ्ज़ नहीं बोले, तो चलो मैं जाके वो बोलूँगा, फूल दूँगा। फूल तो वो दे देता है, बट वो बोलता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है। सेप्टिमस की डेथ इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि उसकी डेथ होती इसी वज़ह से, जैसे कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है वॉरफेयर।
वॉर जो है वो एक्चुअल नॉवल के अंदर नहीं दिखाई गई। नॉवल जो है वो 5 साल के बाद हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के। तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स दिखाए गए और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टेरिबल थे। क्या थे कि उसमें सोल्जर्स की लाइफ के ऊपर इफेक्ट दिखाया गया इस नॉवल के अंदर कि सेप्टिमस जो था उसकी लाइफ पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ा। उसने अपने दोस्त इवांस को खो दिया और अगर वो ना खोता तो शायद उसकी लाइफ बहुत बेहतर होती या इतनी बुरी ना होती, क्योंकि मुसलसल उसको ये लगता था उसका दोस्त आ रहा है, उसका दोस्त उसको बुला रहा है, उसका दोस्त जिंदा है, इधर छुपा हुआ है कहीं। तो इस टाइप की चीज़ें हो रही थी और उसको पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था, जो कि किसी भी ट्रॉमा के बाद हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंडीशन में हम चले जाते हैं। और ये शेल शॉक क्यों था, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ था जहाँ पे हैंड ग्रेनेड शेल्स और इस टाइप की बहुत चीज़ें देखने को मिलती थी। सो ये वॉर के जो एलिमेंट्स थे इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था डेली लाइफ के ऊपर और वो सारा इम्पैक्ट जो है इस नॉवल के अंदर डील किया गया है। सफरिंग नेक्स्ट थीम है। सफरिंग क्या कि मतलब कोई भी किस्म की जो हम कहते हैं हम सफ़र कर रहे हैं, कोई भी किस्म की मुश्किल से दो चार हो जाना। अब वो मुश्किल कोई भी हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, वो इमोशनल हो सकती है और इस नॉवल के अंदर दोनों किस्म की सफरिंग से डील किया गया है। फिजिकल सफरिंग, सेप्टिमस जो था उसको वॉर में ऑब्वियसली फिजिकल सफरिंग्स भी हुई होंगी, ठीक है, लेकिन वो हमें यहाँ ज़्यादा उसकी इमोशनल सफरिंग्स दिखाई गई हैं। क्या कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉर जो मैंने पीछे बात की सारी वही, उसने अपने फ्रेंड को खो दिया, उसने अपने मेंटल स्टेबिलिटी खो दी, इवन उसका सारा कुछ जो भी मेंटल उसके साथ इस वक्त पेश आ रहा है, जो वो शेल शॉक की कैफियत से गुजरा है, जिस डिप्रेशन में वो है, वो वर्ल्ड वॉर की वजह से ही था। फिर लुक्रेज़िया उसकी वाइफ़ उस वो भी सफ़र कर रही थी मेंटली बिकॉज़ ऑफ़ हर हस्बैंड। वो चाहती थी कि उनकी अच्छी एक मैरिटल लाइफ़ हो, उनके कुछ बच्चे हों, वो खुशी से ज़िंदगी गुज़ारें। वो इटली अपना कंट्री छोड़ के आती है इंग्लैंड अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज़ उसका हस्बैंड जो है वो खुद उसको कोई भी लाइक सही लाइफ़ नहीं गुज़ार पा रहे वो दोनों साथ में मिलके। पीटर पीटर जो है उसकी क्या सफ़रिंग है, उसकी भी मेंटल सफ़रिंग है कि वो बार-बार अपने पास्ट को सोचता है, जो कि उसने क्लैरिसा के साथ गुज़ारा। वो सोचता है कि काश कि क्लैरिसा ने रिचर्ड के साथ शादी ना की होती और क्लैरिसा ने पीटर का ही प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होता। बाकी जो क्लैरिसा है उसका क्या है, फ़ियर ऑफ डेथ, हर वक़्त उसको ये खौफ़ रहता है मौत का और साथ में उसकी फ़िज़िकल भी कुछ इलनेसेस हैं जिनका कोई डीप ज़िक्र नहीं है नॉवल में बट मेंशन्ड है। नेक्स्ट थीम हमारा है फेयर ऑफ डेथ। फेयर ऑफ डेथ इस नॉवल के अंदर जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया वर्ल्ड वॉर 1 के इफ़ेक्ट्स में से एक है और काफ़ी सारे जो और मैंने बताए हैं थीम्स वो भी वर्ल्ड वॉर 1 के इफ़ेक्ट्स में से एक ही हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में इतनी आप कह सकते हैं लार्ज स्केल पे लोगों की डेथ्स हुई थी कि अब जो लोग बाकी थे और जो बाद में आने वाले थे उनको यही फ़ियर था कि हम भी एक ना एक दिन इसी तरह अचानक इस दुनिया से चले जाएँगे और हमारा जो सारा काम है वो यहीं धरा का धरा रह जाएगा और मतलब फिर क्या होगा? इस टाइप की एक जो थिंकिंग थी वो सब में थी। ये जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है शेक्सपियर की एक प्ले की है और ये जो लाइन है ये क्लैरिसा सोचती है नॉवल के अंदर। सो ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। इसके अलावा जो बिग बेन है, उसका बार-बार दिखाया जाता है कि ज्यों-ज्यों टाइम आगे मूव करता है, तो बिग बेन की एक आवाज़ आती है, जैसे एक अलार्म टाइप साउंड आती है और वो जो साउंड है, वो डेथ का ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैगाम देती है। क्योंकि लोगों के लिए वो एक तरह का रिमाइंडर है कि जो टाइम है, वो मज़ीद पास हो चुका है और उनकी डेथ जो है, वो उनके मज़ीद करीब आ चुकी है। तो ये एक तरह का रिमाइंडर होता है। फिर क्लैरिसा जो है, उसने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। एक तो उसने वर्ल्ड वॉर 1 देखी थी अपने सामने और उसके अलावा उसने अपने करीबी लोगों की, रिश्तेदारों की डेथ्स देखी थी, अपने फादर की, अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की और अब वो जो है वो अपने हस्बैंड के घर में लाइक अकेली थी, उसके पीछे कोई और रिलेशंस नहीं थे। तो इस वजह से भी उसके अंदर ये फ़ियर था डेथ का। पीटर को अगर हम देखें तो वो उसके अंदर भी एक तरह से फ़ियर ऑफ डेथ है। इसीलिए वो उस चीज़ को भुलाने के लिए या उस चीज़ से टेम्परेरीली भागने के लिए एक रैंडम वुमन को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देता है, जो वो क्लैरिसा के घर से निकलता है। क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद अब वो अपने पास्ट में चला जाता है, सोचना शुरू कर देता है और वहीं सोचते-सोचते कहीं न कहीं उसके अंदर भी वो फ़ियर ऑफ डेथ आ जाता है। तो वो उस चीज़ को एस्केप करने के लिए, उससे भागने के लिए फिर एक रैंडम वुमन को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देता है, जो अपने फैंटेसी के वर्ल्ड में भाग जाता है, अपने दिमाग को वहाँ ले जाते हैं ताकि उसमें मज़ीद कोई उलझनें बाकी ना रहें। सेप्टिमस को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी फ़ियर ऑफ डेथ था। क्यों? क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 1 देखी थी, उस अपने सामने अपने दोस्त को और काफ़ी हज़ारों लोगों को मरते हुए देखा था। लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो डेथ को अपने लिए चूज़ करता है क्योंकि काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं, समझते हैं कि जब उनके लिए बाकी सफ़रिंग्स, बाकी उनकी मेंटल सफ़रिंग्स, उनकी फ़िज़िकल सफ़रिंग्स कुछ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हद से, तो फिर उनको लगता है कि अब इससे एस्केप का एक ही रास्ता है, वो है डेथ। तो सेप्टिमस भी इसी थिंकिंग के थ्रू, इसी पे चलते हुए वो भी डेथ को ही अपने लिए चूज़ करता है एज़ एन एस्केप फ्रॉम हिज़ सफ़रिंग्स।
आगे है मेमोरी एंड द पास्ट। तो इसमें क्या है कि मेमोरी लोगों की हम देखते हैं इस पूरे नॉवल के अंदर कि सारे लोग अपने पास्ट में जा रहे हैं अपनी मेमोरीज के थ्रू। तो जो पार्टी है बेसिकली वो इस चीज़ की ड्राइविंग फोर्स बनती है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ के पीछे की वजह, और ऐसी वजह जो बाकी चीज़ों को उस चीज़ की जानिब ले जाए, उसकी तरफ धकेल दे। तो यहाँ पे जो पार्टी है वो एक पीछे ड्राइविंग फ़ोर्स है, एक वजह है किस चीज़ की कि लोग अपने पास्ट में झाँक रहे हैं, लोग अपने पास्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही क्लैरिसा लाइक सबको इन्विटेशन देना स्टार्ट करती है पार्टी के अंदर, या पार्टी से पहले सारे लोग पास्ट की तरफ जा रहे होते हैं। स्टार्टिंग नॉवल के उस पार्टी के इन्विटेशन से होती है। तो सेप्टिमस जो है उसके पास क्या वो था अपनी मेमोरी जिसमें वो जाना चाहता था, वो वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड थी। उसमें उसकी पेनफुल मेमोरीज़ थी, हॉन्टिंग मेमोरीज़ थी जिनको वो नहीं सोचना चाहता था, बट फिर भी ये तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा माइंड है, वो चीज़ों को सोचता है, वो चीज़ों में जाता है। तो अब ना चाहते हुए भी सेप्टिमस काफ़ी चीज़ें सोच रहा था, और वो क्या थी, उसके डेथ, उसके फ्रेंड की डेथ थी, उसके बाकी जो भी चीज़ें उसने वहाँ पे देखी, जो सफरिंग्स, जो इंजरीज़ उसने देखी, वो सारी उसके दिमाग में थीं और मौजूद थीं, और वो उनको सोचते हुए भी मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था, पेन होती थी, पेनफुल था ये सब कुछ उसके लिए। क्लैरिसा हर वक़्त क्या सोचती थी, जो ही उसको पार्टी के बारे में याद आता था तो वो पार्टी की गेस्ट सोचती थी, जब वो गेस्ट सोचती थी तो उसको पीटर याद आ जाता था, उसको सैली याद आ जाती थी। कभी-कभी वो अपनी मैरिज विद रिचर्ड को वो करती थी रिग्रेट कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद पीटर एक बेटर चॉइस होता। कभी-कभी वो ऐसा सोचती थी। और कभी-कभी वो सैली के बारे में सोचती थी क्योंकि उसका पास्ट में सैली के साथ एक आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मोर देन अ फ्रेंड वाला रिलेशनशिप रहा था। तो इस वजह से वो सोचती थी सैली के बारे में कि सैली आजकल कैसी होगी, लेकिन जब वो सैली से मिलती है तो सब कुछ बिल्कुल ऑपोज़िट होता है। सैली अपनी लाइफ़ में बहुत मूव कर चुकी होती है आगे की तरफ, और उसकी शादी हो चुकी होती है, हैप्पीली मैरिड लाइफ़ वो जी रही होती है, बट क्लैरिसा वहीं फँसी होती है। पीटर का अगर हम देखें तो पीटर किस चीज़ के बारे में यूजुअली सोचता रहता था, क्लैरिसा के बारे में, और अपनी मोहब्बत और अपनी फीलिंग्स जो क्लैरिसा के लिए वो रखता था। क्या थी वो? उसने क्लैरिसा को एक बार लाइक अपनी फीलिंग्स का इज़हार भी किया था, कन्फेस की थी अपनी तमाम फीलिंग्स उसके सामने, बट वो क्लैरिसा जो थी, उसने वो सब रिजेक्ट कर दिया था। तो तब पीटर बहुत हर्ट हुआ था और उसने वो सिटी ही छोड़ दिया था। लेकिन अब जब वो मिलता है, लंदन आ गया, लंदन में अब जब क्लैरिसा भी लंदन आ गई, अब वो जब मिल रहा है तो उसको सारी वो पुरानी बातें याद आ रही हैं। आगे हमारे पास है साइकोलॉजी एंड परसेप्शन। ये पीछे जो मेमोरी वाला है ये काफ़ी हद तक उससे मिलता-जुलता है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या होती है, इट डील्स विद माइंड, ठीक है? तो हमारी परसेप्शन क्या होती है कि हम चीज़ों को लेके कैसे चलते हैं, चीज़ों को व्यू कैसे करते हैं, देखते किस तरह से। तो सारी यही चीज़ हमारी जो मेमोरी और जो अ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करती हैं, वो सारी इस नॉवल के अंदर दिखाई गई हैं। साइकोलॉजी जो थी, उस टाइम पे जब ये नॉवल लिखा गया, अपने आप कह सकते हैं इनिशियल स्टेजेस पे थी, बिगिनिंग स्टेजेस पे थी। तो उस टाइम इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, उस टाइम डेवलपमेंट चल रही थी। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ साइकोलॉजी को अपने नॉवेल्स में दिखाया है, और ये सारा कुछ उसकी अपनी वजह से, मतलब वर्जीनिया वुल्फ ने खुद अपने ही ज़हन को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें लिखी हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दिखाए गए हैं इस नॉवल के अंदर, जो कि लोगों के माइंड में चल रहे होते हैं। आप देखिए पीछे जैसे मैंने बात की सबकी पास्ट मेमोरीज़, और सबकी लाइक कैसा उनका थिंकिंग एक आप कह सकते हैं प्रोसेस था उनके माइंड का। तो वो सारी चीज़ डील की गई। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि वर्जीनिया वुल्फ का आप कह सकते हैं कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि वो बहुत ही अच्छा और मास्टरपीस क्रिएट कर सकती है। उसने मैंने उसका पिछला नॉवल जो डिस्कस किया था वो था टू द लाइट हाउस। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डिटेल में जो है वो बताई गई थी, और मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी की थी, बट मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ दोबारा। वो ये होती है, नीचे मैंने लिखा है, लिटरेरी स्टाइल इन व्हिच योर कैरेक्टर्स थॉट्स फीलिंग्स एंड रिएक्शंस आर डिपिक्टेड इन अ कंटिन्यूअस फ्लो अनइंटरप्टेड बाय ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन और कन्वेंशनल डायलॉग। क्या मतलब है कि एक बंदा, एक कैरेक्टर जो कि एक नॉवल का है या किसी और भी लिटरेरी वर्क का है, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उसके फीलिंग, वो फ़ील क्या कर रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो रिएक्ट किस तरह कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब बताई जाती हैं और लाइक विदाउट एनी इंटरप्शन बताई जाती हैं, कि कभी उसके दिमाग में जैसे हम कहीं चल फिर रहे हैं, हमारे दिमाग में पहले चल रहा है कि अभी मैं नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चल के रूम में जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ मैंने रूम में जाके क्या करना है, तो मेरे दिमाग में पहली जो सोच है वो ये आई है कि मैंने रूम में जाके क्या करना है। अगर मैंने रूम में जाके कुछ पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे दिमाग में अचानक ये सोच भी आ सकती है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर उस सब्जेक्ट से हो सकता है मैं उस सब्जेक्ट की टीचर के बारे में सोचने लग जाऊँ कि सब्जेक्ट की टीचर किस तरह की हैं। हो सकता है फिर मैं वहाँ से अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की या स्कूल की किसी बात में चली जाऊँ। तो मतलब मेरा दिमाग जो है वो फ्रॉम वन थिंकिंग टू अनदर जंप करेगा। तो
ये हमारे दिमाग में रोज़ और हर टाइम चलता रहता है कि वो जंप करते रहता है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो ये जो चीज़ है, यही चीज़ जब हम एक लिटरेरी वर्क के अंदर लिख के बताते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ नॉवल के अंदर भी इस चीज़ से डील किया गया है। और किस तरह बताया गया है, जैसे कभी क्लैरिसा क्या सोच रही है और पीटर क्या सोच रहा है, सैली क्या सोच रही है और रिचर्ड क्या सोच रहा है, तो ये सारी बातें जो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं इसकी दे सकती हूँ कि क्लैरिसा जो है वो दुकान में खड़ी होके मिस पिम से फूल खरीद रही है। अब वो फूल लेते हुए पहले वो फूलों की सेंट को महसूस कर रही है, उनकी खूबसूरत एक डेलिकेट सी फील ले रही है। अचानक उसको एक कार की बैक फायरिंग की आवाज़ आती है और वहाँ से उसका ध्यान सीधा जाता है कि शायद ये पिस्टल की आवाज़ है, और पिस्टल से सीधा ध्यान जाता है वर्ल्ड वॉर वन पे। मतलब अब फूलों की शॉप में खड़ी होकर कौन वर्ल्ड वॉर वन के बारे में सोच सकता है, लेकिन वो उसकी एक से दूसरी थॉट पे जंप करते हुए वहाँ पे वो पहुँच गई। तो इस टाइप की चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बाकी इसके अंदर सेप्टिमस की जो एग्जांपल है वो सबसे मेन है, जो कि मेंटल ट्रॉमा और इलनेस से रिलेटेड है। तो ये भी साइकोलॉजी से डील करता है ऑब्वियसली, कि साइकोलॉजिकल ही एक ये चीज़ है कि मेंटल उसको क्या चीज़ फेस करनी पड़ी थी या फ़ील करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इसकी। और नेक्स्ट है टाइम, जो कि हमारा लास्ट थीम है। इसके अंदर क्या है कि नॉवल के अंदर जो टाइम की मूवमेंट है वो दिखाई गई है बिग बेन के थ्रू। जो बिग बेन का बड़ा-सा टावर है, उसकी जो क्लॉक है वो जैसे-जैसे आगे बढ़ के अपना अलार्म बजाती है, वैसे-वैसे टाइम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखता है। और जो नॉवल है वो सिर्फ़ सिंगल डे के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। मतलब क्लैरिसा का सुबह से लेके रात तक का दिन स्टार्ट होता है 10 एएम पे उसका दिन, यानी कि नॉवल, और एंड होता है 3 एएम पे, जब वो अपने टेरेस में खड़ी होती है। और तब तक मतलब इतनी लेट नाइट वो पार्टी चल रही होती है कि 3 एएम हो चुके हैं और वो पार्टी स्टिल ऑन गोइंग है, और क्लैरिसा अपने टेरेस पे आके खड़ी है, और फिर क्लैरिसा वहाँ से वापस मुड़ के अपने पार्टी के अंदर जाती है, तो वो 3 एएम होता है और वहाँ पे ही नॉवल ख़त्म हो जाता है। और जो नॉवल का फर्स्ट टाइटल था वो था द आवर्स, ठीक है, यानी कि घंटे। तो इससे हमें इम्पोर्टेंस शो होती है टाइम की, कि वर्जीनिया वुल्फ के नज़दीक टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस थी। क्या वर्जीनिया वुल्फ टाइम को समझती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि वक्त के गुजरने के साथ साथ हमें हमारी डेथ का जो है वो एक फ़ियर हमारे अंदर आता जाता है। वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ हम काफ़ी चीज़ें समझते जाते हैं। वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ हम काफ़ी अपने सवालों के जवाब खुद ढूँढ लेते हैं। हम काफ़ी लोगों को पहचान जाते हैं, हम काफ़ी चीज़ों को जानने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक इंसान की लाइफ़ में। और सेप्टिमस की कंडीशन जो है नॉवल के अंदर, वो वक़्त के साथ-साथ बिगड़ती ही जा रही थी। इसीलिए आखिरकार उसने अपने लिए डेथ को चूज़ किया और अपनी लाइफ़ को ही वहीं पे एंड कर दिया। सो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा। ये सारे थीम्स जो मैंने एक्सप्लेन किए, ये सारे मेजर एरियाज़ हैं, मेजर टॉपिक्स हैं जो इस नॉवल के अंदर कवर किए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you want more of my content, so please subscribe to my channel. Until the next video, Allah Hafiz.